हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT फिजिक्स सब में। आज का टॉपिक है CBSE बोर्ड का सर्कुलर। जी हाँ, CBSE बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है मार्च 28 को, और इस सर्कुलर में जो है आपका वो नए एकेडमिक सेशन यानी कि 2025 और 2026 के लिए तमाम गाइडलाइंस और तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। ये आपके नए एकेडमिक सेशन के लिए आपको एक गाइडलाइन, आपको एक क्लियर जो CBSE बोर्ड के तमाम इंस्ट्रक्शन है वो देता है। तो इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले तो एकेडमिक कंटेंट है, सिलेबस है आपका जो इस साल एग्जामिनेशन होना है, यानी कि सिलेबस है आपका, लर्निंग आउटकम्स, रिकमेंडेड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर 9 to 12, यानी कि आपकी 9th से लेके 12th तक की क्लास के लिए सिलेबस और तमाम एकेडमिक जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें जारी की गई है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए वो है आपका सिलेबस, और यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं CBSE बोर्ड के फिजिक्स के सिलेबस की, जो क्लास 11th और 12th के लिए बोर्ड ने आपका जारी किया है। तो यहाँ पर जो आपका ये देखिए, आपकी 11th और 12th के लिए नए एकेडमिक सेशन के लिए आपका सिलेबस आ चुका है। फिलहाल जो हम सबसे पहली शुरुआत करेंगे वो हम बात करेंगे क्लास 12th की। इसके बाद हम क्लास 11th के सिलेबस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि क्लास 11th वालों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके होंगे, और क्लास 11th के विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो 12th में आ गए हैं वो ज़्यादा, क्योंकि उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो वो ज़्यादा उत्सुकता में होंगे, एक ईगरनेस में होंगे कि उनके सिलेबस में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है, इसमें देखिए, ये जो हम इसका थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है इसमें। कि सबसे पहले जो आपका चैप्टर 1 है वो आपका होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अभी आप इन चीज़ों से आप परिचित नहीं है, आप जो ये तमाम टॉपिक हैं आपके वो आपके लिए नए हैं। तो चैप्टर 1 जो है आपका, थोड़ा डिटेल में ही चलते हैं। अभी आप चूंकि आप इन टॉपिक से ज़्यादा परिचित नहीं है, तो एक ओवरव्यू टाइप का हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। जो चैप्टर 1 है आपका, इसमें कोई आपका चेंज नहीं हुआ है। जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था कि कोई सिलेबस में सर क्या कोई रिडक्शन हुआ है, कोई रिड्यूस हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो चैप्टर 1 आपका एज इट इज है। चैप्टर 2 में जो आपका है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रिडक्शन यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो 11th से 12th में आए हैं उनके लिए मैं एक बता दूं कि जैसे ये टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन फार्मूला ओनली। यहाँ पर ये इस तरीके का टेक्स्ट लिखा हो, समझ लो आप कि वो टॉपिक आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टॉपिक को ही ले लेता हूँ। तो जब ये आप टॉपिक देखेंगे आप अपनी NCERT की बुक में, तो यहाँ पे आप पेज नंबर 73 जो आपका न्यू एडिशन आया है 24-25 का, लास्ट ईयर ही, उस एडिशन में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 73 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो इस टॉपिक का आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक फॉर्मूला जो है आपको वो आपको डिस्कस करना है, और फॉर्मूला जो आपका होगा वो आपके इस तरीके से ये फॉर्मूला दिए हैं। तो आपको केवल ये न्यूमेरिकल पर्पज से कि जब आपका डेरिवेशन नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं, तो वो वाले टॉपिक न्यूमेरिकल में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक का आपको डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान देना है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर 3 भी एज इट इज है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। जब आप पढ़ेंगे सेशन में तो सभी ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, ये टॉपिक आपके सामने आएंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ें हैं वो, जैसे कि ये चैप्टर 4 में आप देख लीजिए। चैप्टर 4 में आपका आ जाएगा स्ट्रेट सोलेनॉइड। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला करना है। तो सर यहाँ फॉर्मूला क्या है, देखिए चैप्टर 4 की जब आप PDF देखेंगे तो यहाँ पे आपको आप पाएंगे कि ये जो टॉपिक है आपका द सोलेनॉइड, ये टॉपिक आपका यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं करना है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी CBSE की जो सिलेबस की ये शीट है आपकी, और आपकी जो NCERT की बुक आपने खरीद ली होगी, आप खरीदोगे तो आप दोनों में एक सिंकिंग कर पाएँ, आप दोनों में एक तालमेल बिठा पाएँ। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मूलाज दिए हैं आपको केवल ये पढ़ने हैं, और ये भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनका डेरिवेशन नहीं है। आगे आप बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका चैप्टर 5 है। जब चैप्टर 5 में आप आएंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। लेट्स से यहाँ पे अगर आप पहला टॉपिक देखते हैं तो आपका है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड।
तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसको अगर हम यहाँ एनसीईआरटी की बुक में देखें तो ये आपका जो न्यू एडिशन की बुक है आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5.2.2 जो ये टॉपिक है ये आपका डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला पर ध्यान देना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ भी आपको जो भी ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा है इसका मतलब है कि वहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, वहाँ पे आपका फॉर्मूला वगैरह बस आपको देखना है और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 6 में देखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अक्सर फैराडे लॉ और लेंज लॉ जैसे जो टॉपिक हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर छोटा तो है लेकिन इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 7 में आएंगे तो अल्टरनेट करंट में भी यहाँ पर ये जो डायग्राम वगैरह, ये एलसीआर सर्किट आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी जनरेटर हुआ, एलसीआर सर्किट हुआ, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे लेकिन एक बार टॉपिक एटलीस्ट आपको नाम तो पता होने चाहिए ना, कि जब आप पढ़ने आए हैं तो आपको एटलीस्ट टॉपिक के नाम थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आने चाहिए। और ये जो आपका रेजोनेंस वगैरह है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फेजर डायग्राम तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर जो है आपका डिस्क्रिप्शन, ये जब आप जाएंगे तो चैप्टर 6 में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। चैप्टर 6 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एसी जनरेटर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये एक्चुअल में सिलेबस में जो आपका दिया गया है वो चैप्टर 7 का टॉपिक बना के दिया गया है, लेकिन यहाँ बुक में जब आप जाएंगे तो इसको आप चैप्टर 6 में पाएंगे कि ये जो आप देख रहे होगे ये चैप्टर 6 का ये टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 जो आपकी पार्ट 1 एनसीईआरटी की पार्ट 1 जो बुक है उसमें ये आपका लास्ट चैप्टर है। पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ भी एक आसान चैप्टर है बट डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देयर ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक, उसके ट्रांसवर्स नेचर वगैरह अगर जैसे हम देखें, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ भी लिखा है ना क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ये रहा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस तरीके के टॉपिक हैं, ये आपको बहुत डीप में नहीं जाने हैं, इनके फॉर्मूला वगैरह स्टडी करने हैं। और बेसिकली मैं बता चुका हूँ न्यूमेरिकल पर्पज से आपको तैयार करना है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, ये पार्ट 1, इसके बाद आपकी पार्ट 2 की बुक आ जाएगी। तो अभी हम पार्ट 2 पर जंप मारेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह जो ये है ये आपको रटने पड़ेंगे। ये लास्ट में आपके दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये रहा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका एक टॉपिक या ये जो अभी मैंने टेबल दिखाई थी, ये सारी जो चीज़ें हैं सिलेबस में तरीके से आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी पार्ट 1 की बुक खत्म हो जाती है। तो फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, वो है रे ऑप्टिक्स। तो चलिए पार्ट 2 का भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं मार्किंग स्कीम। देखिए यूनिट 1 में जो आपके रखे गए हैं वो आपके 2 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और जो इनकी मार्किंग है। और यूनिट 2 में आपके हैं चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों ही आपके लेंदी चैप्टर हैं, आसान है लेकिन थोड़े से लंबे हैं और काफ़ी समय लेते हैं ये शुरुआत में कंप्लीट होने में। और इन तीनों को मिला के जो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो 16 नंबर के आएंगे। इसके बाद आपका आता है ये चैप्टर, आपको थोड़ा सा दिमाग आपका लेगा, थोड़ा सा आपकी एक दिमागी मेहनत करवाने वाला चैप्टर है ये चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आपके यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में है आपका चैप्टर 6 और 7। तो इतना जो पार्ट आपका रखा गया है, यानी कि यूनिट 3 और 4 ये आपकी 17 नंबर की आएगी, 17 नंबर की मार्किंग है। इसके अलावा यूनिट 5 और यूनिट 6, इसमें आपका केवल यूनिट 5 में आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8। और यूनिट जो 6 है आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रे ऑप्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूड और एक बड़ा चैप्टर भी है। उसके ये तीनों आपके मिलकर यानी कि यूनिट 5 और यूनिट 6 आपके 18 नंबर का वेट रखेंगे एग्जाम में। और आपका इसके बाद यूनिट 7, यूनिट 8 ये आपके मिलकर बनते हैं 12 नंबर के। ये आसान है और ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद आपकी लास्ट की यूनिट जो आती है यूनिट 9, वो है आपकी सेमीकंडक्टर, और ये आपकी 7 नंबर। तो 17 नंबर का जो आपका ये थ्योरी पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो। आइए बात करते हैं क्लास 11 की। देखिए क्लास 11 में
कोई आपका ऐसा चेंज नहीं है, पिछले साल का जो सिलेबस था वही एज इट इज है, ना ही सिलेबस में किसी तरह का कोई रिडक्शन हुआ है, ना तो सिलेबस में किसी तरीके का कोई रिडक्शन हुआ है। तो क्विकली एक ओवरव्यू लेते हैं, नो रिडक्शन, इस साल कुछ भी नहीं है। यूनिट 1 में आपका चैप्टर 1 आ जाएगा, यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स में आपके 2 और 3 दो चैप्टर आएंगे, और यूनिट 3 में आपका आ जाएगा लॉ ऑफ मोशन। इस 3 यूनिट को मिला के जो आपका एग्जाम में वेटेज बनेगा वो बनेगा 23 मार्क्स का। इसके बाद आपके अगर देखो तो यूनिट 4 में आपका जो चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट और एक लेंदी चैप्टर है, ये आपका आएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा यूनिट 6 में चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। ये तीनों मिलके आपका जो एग्जाम में आपका वेटेज ये भी आपका बनाएंगे नंबर का। इसके बाद आपकी आती है यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मैकेनिकल, ये इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, और ये आपके आगे भी आईआईटी जेईई और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये यूनिट आपके लिए फ्यूचर एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन दोनों का जो वेटेज है इंक्लूडिंग ये यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी, इतने ये 3 यूनिट का जो वेटेज आपका बनेगा ये बनेगा आपका 20 नंबर का। और ऑसिलेशन एंड वेव ये 13 और 14 दो चैप्टर्स को इंक्लूड करती है और वेटेज आपका लेती है एग्जाम में 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपकी ये मार्किंग स्कीम चलेगी। बाकी आप टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, अभी आप इनसे परिचित भी नहीं है, और चैप्टर वाइज हम इनको भी डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के टॉपिक को हम एनसीईआरटी में कहाँ पर क्या है इसको भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जब भी हम उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो अब मैं आपके ये तमाम टॉपिक एनसीईआरटी में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट कि आप एनसीईआरटी के साथ और अपनी रेफरेंस बुक के साथ इन टॉपिक की मैपिंग कर सकें, सिंक्रोनाइज कर सकें। वो हम हर चैप्टर की शुरुआत में पहले एक वीडियो इसी बात का बनाएंगे। तो फिलहाल तो के लिए इतना ही, और आगे आपको शुभकामनाएं नए एकेडमिक सेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।